जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं नेज़ल इश्यूज़ पे और अभी 3 4 5 सवाल जो है वो जमा हो चुके हैं, कन्फ्यूजन्स भी आ गई हैं। डॉक्टर साहब, हम इनहेलर्स जो यूज़ करते हैं जो कि कभी उनको नाक के नीचे रब भी कर लेते हैं, कभी वैसे भी कहते हैं कि आप अपने पिलो के ऊपर लगा कर सो जाएं, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ये रिलीफ करती हैं? टू सम एक्सटेंट यस। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो डीकंजेस्टेंट्स भी होते हैं उसमें एक्सक्यूज़ मी और स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो यूजुअली हम रब करते हैं, वो जो आम तौर पर जो अवेलेबल हैं, विक्स है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वक्ती रिलीफ देती हैं। उसके अलावा जो इनहेलर्स हैं वो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि स्टेरॉइड्स भी होते हैं उसमें और डीकंजेस्टेंट्स भी होते हैं उसमें, तो दोनों का अपना अपना रोल है, लेकिन लिमिटेड रोल है उसमें। तो ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो नुकसानात हैं उस पर सर ने रोशनी डाल दी है कि जो नेज़ल मिकोज़ा है वो थिन हो जाता है, पेशेंट ब्लीड कर सकता है, पेस्टेक्सिस हो सकता है। उनमें भी स्टेरॉइड है क्या? किस में? इस तरह के इनहेलर्स की बात करते हैं, इनहेलर्स उसमें भी हो सकता है। और सर इनको अगर हम जो पानी में डाल के इनकी स्टीम भी ले लेते हैं, वही बेसिकली तो डीकंजेस्टेंट है ना वो। आपकी जो स्वेलिंग है, जो टैबिनाइट्स हैं, जो गोश्त जिसे आमतौर पे कहते हैं जो बड़ा हुआ होता है नाक का, वो थोड़ी देर के लिए सुकड़ जाता है। स्टीम लेने का क्या फ़ायदा? खाली हमने गर्म पानी से स्टीम ले लिया, उसका क्या फ़ायदा होता है? वही है, थोड़ा सा रास्ता खुल जाता है जिसे कहते हैं आप, अच्छा, गोश्त थोड़ा सा सुकड़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उसमें। हाँ, तो वो पेशेंट थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है कि ये नाक मेरी खुल गई है, लेकिन वो वक्ती वो होता है। उसके बाद दोबारा जब तक कि हम जो कॉज है उसका, जो रूट कॉज है उसको हम ठीक नहीं करेंगे, तो ये तो वक्ती आराम के लिए चीज़ें होती हैं। अच्छा, यानी वो जो जमा हुआ म्यूकस है जो जिसकी वजह से आपका नेज़ल ब्लॉक हो रहा है, कभी उसकी वजह से अगर होता है तो वो रास्ता खुल जाता है, वो निकल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है, जिन लोगों को फ्लू होता है वो अक्सर अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं, उनका जो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन हो रही होती है, तो वो मना किया जाता है कि वो आप अंदर इंजेस्ट नहीं करें, वो आप ब्लो आउट कर दें। देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये कि जो म्यूकस नाक में बनता है, इसमें इनिशियली एक तो हमें लगता है नाक आगे की तरफ स्लोप कर रही है, ये हकीकत नहीं है। हाँ? नाक पीछे की तरफ स्लोप कर रही है। अच्छा, इसलिए कि जो नाक का फ्लोर है वो आपका तालू है, पैलेट है, और अगर पैलेट का फ्लोर देखें पीछे की तरफ है, तो जब सिक्रीशंस बनती हैं तो इनिशियली नॉर्मली भी हमारी नाक में सिक्रीशंस होती है। अगर कोई नाक के अंदर आप फील करें तो इट्स वेट, वजह वो जो सिक्रीशंस बनती है नॉर्मली पीछे की तरफ ड्रिप करती रहती है, जिससे हम अनअवेयर रहते हैं। लेकिन जब ज़्यादा सिक्रीशंस बनती हैं तो हमें महसूस होता है पीछे गिर रही है, और जब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करती हैं तो फिर वो हमारे नाक के आगे से बहने लगती हैं। तो नॉर्मली फ्लो करने में ही बाहर आती है नाक के फ्रंट से, वैसे तो पीछे की तरफ ड्रिप करती है। उसको अवॉइड इसलिए करते हैं कि अगर आपके पीछे फ्लो कर रहा है और आप उसको बाहर निकाल दें, थूक दें, वजह ये है कि ये जब गले में जाके चिपकती है गले की दीवार से, फेरिंग से, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन करती है, गला ख़राब होता है। टॉन्सिल पर चिपक जाएगी, टॉन्सिलाइटिस होगा, गला ख़राब होगा। नीचे लंग्स में जाती है, इरिटेशन करती है, खांसी शुरू हो जाती है, और नीचे चली जाती है तो सांस में तकलीफ होती है। इन्फेक्टेड हो जाएगी तो आपको लंग इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आप इसको सॉलो कर लेंगे, बहुत से लोग सॉलो कर लेते हैं, मैदे में जाती है तो एसिडिटी प्रोड्यूस करती है, तेज़ाबियत शुरू हो जाती है। तो ये ज़ाहिर है इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि जब ये सिक्रीशन ज़्यादा बन रही है तो आप इसको ब्लो आउट कर दें, रादर देन यू सॉलो इट और लेट देम गो इनटू योर थ्रोट, बिकॉज वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन करेंगे, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। सही सर, एक कॉल हमारे साथ मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? आयशा बात कर रही हूँ, कराची से। आयशा कराची से, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी मैंने पोल का जवाब देंगी? जी मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करूँगी। कौन से वाले? डॉक्टर तारिक साहब की बात। हाँ, वैसे दोनों डॉक्टर साहब ने एक ही बात की। ठीक है, क्योंकि हज़रत बिलाल अबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबशी नस्ब से थे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रह के तो वो कहाँ पहुँच गए। तो यही होता है कि अगर माँ बाप अच्छे हों और उनकी तरबियत अच्छी हो तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करें, आप बहुत अच्छे सब नस्ब से हैं लेकिन तरबियत अच्छी नहीं करें तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। सही कह रही हैं, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे नस्ब से लेकिन तरबियत अच्छी नहीं की तो अगेन कोई फ़ायदा नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा ठीक, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है। मेरी बच्ची है 20 साल की, तो उसको रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं तालू में और सो थ्रोट के इन्फेक्शन होते हैं।
तो ये तालू का इन्फेक्शन तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता, वो कुछ खा पी भी नहीं सकती है। तालू पैलेट का इन्फेक्शन? जी पैलेट का। क्या मतलब, क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, रेड हो जाता है, रेड बल्कि ऐसे ब्लूइश रेड होता है। ब्लूइश रेड होता है जी। ये कब किस सिचुएशन में होता है? ये उसको हर 10 डेज 15 डेज के बाद होता है ये इस तरह के अटैक्स। अच्छा, जब ये अटैक वो जो सिम्टम्स आते हैं तो उनके क्या सिम्टम्स होते हैं? दर्द होती है, तकलीफ होती है, बुखार होता है, कुछ होता है? जी इतना टेम्परेचर तो लो ग्रेड ही रहता है तकरीबन। अच्छा, फिर 9900 तक, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी सिम्टम्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, वीक पड़ी रहती है, कोई खाना पीना छोड़ देती। खाना पीना पर खाने खाते पीते तकलीफ होती है बस? आपने दिखाया नहीं कभी किसी को कि यहाँ का कुछ? नहीं सच, मतलब एक प्रॉब्लम हर 10-15 दिन की बात हो रही मैंने है। दिखाया था तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वीक है आपकी बच्ची, तो वो शायद इसी वजह से भी वीक है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? क्या कोई छाले हो जाते हैं मुंह में, अल्सर हो जाते हैं? जी अल्सर्स नहीं होते सर। नहीं होते, अल्सर नहीं है। वो कह रही है बस हर 10-15 दिन के बाद ना पैलेट में एक ब्लूइश रेडिश सी उनकी स्वेलिंग होती है जिससे उनको तकलीफ होती है और वो खाना खाना छोड़ देती है। देखिए अपेरेंटली तो बगैर एग्जामिनेशन के बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इन्होंने बताया उससे ये लगता है कि कोई इन्फ्लेमेशन होती है जिससे कि आप कोई सिस्ट हो वहाँ पे जो बार बार इन्फ्लेम हो जाता हो। सिस्ट वगैरह की बात की है किसी ने कभी? जी नहीं, कोई सिस्ट नहीं, कुछ देखिए सिस्ट वगैरह के अंदर तो टेस्ट करवाया था और एक्सरे चेस्ट इस तरह के सीबीसी, तो वो सब उसके नॉर्मल आए थे। वो सब नॉर्मल आए। कोई पास या कुछ सिक्रीशन बाद में वहाँ से निकलती है? कोई मुंह बनता है वहाँ पे उस दाने का जो स्वेलिंग आती है, वो कोई दाना बनता है? कोई स्वेलिंग कुछ नहीं है, बस वो आती जाती रहती है। नहीं वैसे तो बिल्कुल ठीक रहती है। देखिए बज़ाहिर तो कोई स्वेलिंग भी नहीं है, स्वेलिंग भी नहीं है, फीवर भी नहीं है। ठीक है, फीवर हो तो हम कहें इन्फेक्शन है, क्योंकि फीवर इन्फेक्शन की अलामत है, या पेन हो तो इन्फेक्शन है। अगर ये सब सिम्टम्स नहीं तो इन्फेक्टिव डिजीज तो नहीं है, ये कोई लोकलाइज एलर्जी होता है कि वो खा नहीं पाती बस। जी, लोकलाइज एलर्जी हो सकती है या लोकलाइज इन्फ्लेमेशन हो सकती है। बाकी कोई ऐसा नहीं लग रहा कोई इन्फेक्शन है उनको, या कोई सिस्ट है या कोई ग्रोथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल है कोई लोकलाइज्ड है, और जो कि खाली उस पर्टिकुलर एरिया को, पैलेट को, क्योंकि बाकी ओरल कैविटी बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं हो रहा, तो इट सीम्स टू बी अ लोकलाइज्ड एलर्जी होती है डॉक्टर साहब? अमूमन नहीं होती है ना, अमूमन नहीं होती। तो लोकलाइज्ड रहना, पैलेट पे रहना विदाउट एनी सिम्टम्स, डिफिकल्ट टू से व्हाट इट इज। तो ये जो सिम्टम्स डॉक्टर बताए हैं, ये एप्थस अल्सर्स की वजह से हो सकते हैं? मैंने से पूछा था अल्सर्स होते हैं, वो कह रही ना अल्सर नहीं है, एप्थस अल्सर नहीं है, क्योंकि एप्थस अल्सर सबसे कॉमन जो हमारे प्रॉब्लम है एप्थस अल्सर्स के। लेकिन उनसे यही पूछा था कोई अल्सर होते हैं, उन्होंने कहा जी कोई अल्सर नहीं होते। ठीक है जी, अब हमें ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं व्यूअर्स, और हमारे पोल का सवाल है कि क्या जात पात से वाकई में कोई फ़र्क पड़ता है, जिसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, अभी वापस आ रहे हैं।